हेलो फ्रेंड, वेलकम टू डाउट क्लासेस। फ्रेंड, बहुत बहुत स्वागत है आपका डाउट क्लासेस में। तो फ्रेंड, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूपीआरवीएनएल का TG2 का एग्ज़ाम जो कि इलेक्ट्रीशियन के लिए कंडक्ट हुआ था 14 जुलाई 2021 को मॉर्निंग शिफ्ट में। तो मॉर्निंग शिफ्ट का ये पेपर है। तो फ्रेंड, काफ़ी स्टूडेंट की रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर आप एक वीडियो बनाइए जिसमें आप डिस्कस करिए इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चन जो कि इलेक्ट्रीशियन के पेपर में पूछे गए हैं। तो फ्रेंड, हम आपको बताना चाहेंगे कि इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रीशियन का पेपर, लेकिन इलेक्ट्रीशियन के पेपर में जो इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चन पूछे गए थे वो हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना लेक्चर। तो डिस्कस करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो फ्रेंड, पहला जो क्वेश्चन आया था वो आया था द ऑपरेटिंग पॉइंट ऑफ ए वाइज्ड बीजेटी सर्किट इज नोन एज। तो फ्रेंड, ऑपरेटिंग पॉइंट आपके क्या होते हैं सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। ऑपरेटिंग पॉइंट होते हैं फ्रेंड यानी कि क्यू पॉइंट। तो क्यू पॉइंट जो होते हैं वो आपके VCE और IC की वैल्यू को शो करते हैं। VCE यानी कि कलेक्टर एमीटर वोल्टेज और आउटपुट करंट, यानी कि देखिए ऑपरेटिंग पॉइंट जो होते हैं वो आपके आउटपुट पैरामीटर को शो करते हैं, और ट्रांजिस्टर में जो आउटपुट पैरामीटर होते हैं वो होते हैं VCE और IC। तो इन दोनों को शो करते हैं। अगर हम और डिटेल में जाएँ तो ट्रांजिस्टर का जो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स बनता है कुछ इस टाइप से बनता है, जिसमें आपका ये जो X एक्सिस पे लेते हैं इसको हम VCE लेते हैं और इसको लेते हैं हम IC। तो ये जो होती है आपकी लोड लाइन होती है, इस तरह की एक लाइन खींची जाती है। तो ऑपरेटिंग पॉइंट जो होते हैं फ्रेंड, इसी लोड लाइन पे हम आपको कलर चेंज करके बता देते हैं, इसी लोड लाइन पे आपके पॉइंट शो करते हैं। तो इसकी लोकेशन ऑपरेटिंग पॉइंट यानी कि क्यू पॉइंट जो होते हैं वो VCE और IC की वैल्यू को शो करते हैं। तो ये जो क्यू पॉइंट है इसी लाइन पे इस तरह से ऊपर नीचे मूव करते रहते हैं। फ्रेंड, आपको पता होगा ये जो रीजन होता है बीच वाला ये एक्टिव रीजन होता है, इसके ऊपर ये वाला सैचुरेशन रीजन होता है, और ये रीजन जो होता है ये कट ऑफ रीजन होता है। तो फ्रेंड, यही क्वेश्चन पूछा गया था ऑपरेटिंग पॉइंट क्या कहलाते हैं। तो क्यू पॉइंट भी कहलाते हैं ऑपरेटिंग पॉइंट। और ऑपरेटिंग पॉइंट अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कौन से वैल्यू शो करते हैं तो VCE और IC की वैल्यू शो करते हैं। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, 50 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी यानी कि आवृत्ति वाले साइनोसोडियल रूप में बदलती प्रत्यावर्ती धारा, तो प्रत्यावर्ती धारा 20 एम्पियर का RMS मान है। तो देखिए IRMS आपको दिया हुआ है 20 एम्पियर। इसके इंस्टेंटेनियस मान का व्यंजन क्या होगा। तो F आपको दी हुई है 50, तो F यहाँ पे दी हुई है, हम नोट कर लेते हैं 50 हर्ट्ज। तो आपको बताना है इंस्टेंटेनियस वैल्यू। तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू जो होती है वो फ्रेंड ये होती है I = IM sin 2π/f(t). तो हमें IM बताना है हमें, जबकि IRMS दिया हुआ है। तो फ्रेंड, इसमें हम एक और फार्मूला पुट करेंगे। IRMS जो होता है IM/√2 होता है। तो इससे हम निकाल लेंगे फ्रेंड IM, आपको इससे हम निकालेंगे IM। तो IM = हो जाएगा √2 × 20, क्योंकि आपको ये 20 दिया हो तो यहाँ पुट कर दीजिए। तो इसको जब आप पुट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा √2 की वैल्यू फ्रेंड आपको पता है 1.414 होती है × 20। तो × 20 आप करेंगे तो ये आपका आ जाएगा, यहाँ पे हम लिख लेते हैं इसको 28.2। तो ये आपका आ गया IM। तो फ्रेंड, ये जो वैल्यू है आपकी IM की आ गई। उसके बाद अगर हम 2π/f(t) की वैल्यू निकालें तो 2π/f(t), अगर हम इसकी वैल्यू निकालें तो F आप 50 रख दीजिए तो ये आ जाएगा 100π(t). तो अब जब आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे IM की, तो IM की 28.2, ये इसको यहाँ ले लेते हैं, या फिर फ्रेंड इसको हम कर देते हैं रफ। तो चलिए IM की वैल्यू हम दोबारा से निकाल लेते हैं। तो I = होगा आपका IM sin 2π/f(t). तो IM की वैल्यू हमने निकाली 28.2 और sin 2π × 50t। तो ये आपका आ जाएगा 28.2 sin 100πt। तो फ्रेंड, आपका ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है। तो फ्रेंड, इसमें आपको कुछ नहीं करना था, सिर्फ आपको एक फार्मूला याद रखना है। फार्मूला जो है आपका IRMS आपका होता है IM/√2। चूँकि आपको RMS वैल्यू दी हुई है तो यहाँ से आप निकालेंगे IM वैल्यू। तो IM वैल्यू जैसे ही आपका निकल आएगा उसके बाद आपको फार्मूला रखना है इंस्टेंटेनियस वैल्यू यानी कि तात्क्षणिक वैल्यू। तात्क्षणिक वैल्यू जो होती है वो होती है आपकी I = IM sin 2π/f(t). तो फ्रेंड, ये हो गया आपका क्वेश्चन।
तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इस टाइप के क्वेश्चन आपके फ्रेंड आते रहते हैं टीजी के एग्ज़ाम में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड आपका, एक परिपथ में दी गई वोल्टेज का इक्वेशन जो है आपको ये दिया हुआ है, वोल्टेज का इक्वेशन ये दिया है, इसमें फ्रिक्वेंसी की वैल्यू निकालनी है। तो फ्रिक्वेंसी की वैल्यू निकालने के लिए आप इसको कंपेयर कर दीजिए स्टैंडर्ड इक्वेशन से। तो आपका जो 2π/ft है जो आपका वो इक्वल टू हो जाएगा इसके, तो 6280t के। तो t से आपका t कट जाएगा, तो f इक्वल टू आपका आ जाएगा 6280/2π। तो ये हो जाएगा आपका 6280/2 इंटू पाई की वैल्यू रख देंगे 3.14। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 6280/2 इंटू 3.14 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 8 और 2.6। तो इसको हम काटेंगे तो एक जीरो यहाँ और बढ़ जाएगा, तो ये माफ़ कीजिए 2 जीरो यहाँ बढ़ जाएंगे, तो इसको हम काटेंगे तो 1। तो आपका ये जाएगा आपका 1000 हर्ट्ज़ आपकी फ्रिक्वेंसी आ जाएगी। तो कुछ नहीं करना था फ्रेंड, 2π/ft से आपको कंपेयर करना था। आपको ये फेज शिफ्ट दिया हो, फेज शिफ्ट आप डिपेंड नहीं होता है फ्रिक्वेंसी पे। तो ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका करंट वेरिंग विद टाइम इन द गिवन फिगर। तो इसमें करंट वेरी कर रही है टाइम के साथ, तो ये किस टाइप की करंट है? तो फ्रेंड इसमें कहा गया डैम्प्ड साइनोसॉइडल करंट। डैम्प्ड जो करंट होती है वो इस टाइप की डैम्प्ड करती है, धीरे धीरे कम होती है या फिर धीरे धीरे बढ़ती है। तो डैम्प तो ये है नहीं। डायरेक्ट करंट जो होती है वो टाइम के साथ वेरी नहीं करती है, इस तरह चलती है, तो ये होती है डीसी करंट। एक्सपोनेंशियल करंट, ये देखिए एक्सपोनेंशियल जो होती है वो या तो इस टाइप से बढ़ती है या इस टाइप से बढ़ती है। तो ये है जो एग्जाम्पल, ये एक्सपोनेंशियल करंट का ही एग्जाम्पल है। फ्रेंड काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो ये जो आपका एग्जाम्पल है वो आपका एक्सपोनेंशियल करंट का एग्जाम्पल है। और साइनोसॉइडल करंट जो होती है वो आपकी एक निश्चित आवर्तकाल में इस तरह से साइनोसॉइडली बढ़ती है। तो फ्रेंड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, डी फ्लिप फ्लॉप में, देखिए डी फ्लिप फ्लॉप में क्या है, प्रेजेंट स्टेट अगर 1 है, प्रेजेंट स्टेट अगर 1 है तो कॉम्प्लीमेंट छोर पर आउटपुट की अगली स्थिति क्या होगी? तो कॉम्प्लीमेंट छोर पर आउटपुट की अगली स्थिति क्या होगी? तो देखिए फ्रेंड, सबसे पहले तो हम आपको बताना चाहेंगे डी फ्लिप फ्लॉप जो होता है वो कुछ इस टाइप का होता है। देखिए डी फ्लिप फ्लॉप जो होता है वो डेटा होल्ड करता है, डी फॉर डेटा होल्ड। तो यदि आप इनपुट में 1 देंगे तो आउटपुट में भी आपको 1 मिलेगा। तो अगर देखिए डी फ्लिप फ्लॉप में प्रेजेंट स्टेट अगर 1 है, तो प्रेजेंट स्टेट अगर 1 है तो देखिए प्रेजेंट स्टेट आउटपुट में यहाँ पे 1 है, ये यहाँ पे हम ले लेते हैं Qn+1 जो आउटपुट है, और ये इनपुट है डी इनपुट। तो आउटपुट की अगली स्थिति क्या होगी? तो पूरक छोर पर, देखिए पूरक छोर यानी कि क्यूआर पे आपका पूछा गया है, तो क्यूआर पे जो आउटपुट की अगली स्थिति होगी वो होगी 0, क्योंकि डी इनपुट 1 आया तो नेक्स्ट में आपका 0 आएगा। तो यही फ्रेंड आपका क्वेश्चन था। तो अगली स्थिति जो होगी वो आपकी 0 होगी। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें हम फ्रेंड आपको एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि जो आपका डी फ्लिप फ्लॉप की आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन होती है वो होती है डी की इक्विवेलेंट, यानी कि जो आप इनपुट देंगे वही आपको आउटपुट में मिलेगा। तो जो आप इनपुट में देंगे वही आपको आउटपुट में मिलेगा। तो देखिए अगर फ्रेंड आपका प्रेजेंट स्टेट 1 है यानी कि आउटपुट आपका 1 है, तो कॉम्प्लीमेंट वाला आउटपुट जो है आपका वो 0 ही रहने वाला है। यानी कि देखिए डी फ्लिप फ्लॉप में जनरली 2 आउटपुट होती हैं। डी क्या, किसी भी फ्लिप फ्लॉप में 2 आउटपुट होती हैं, एक Qn और एक Qn बार। तो अगर इस पर 0 है तो इस पर क्या मिलेगा, 1 आपको मिलेगा। अगर इस पर 1 है तो यहाँ 0 मिलेगा, और यहाँ 0 है तो यहाँ 1 मिलेगा। तो देखिए फ्रेंड यहाँ पे प्रेजेंट स्टेट 1 है, तो अगर जो कॉम्प्लीमेंट वाला छोर है यानी कि Qn बार है उस पर आपको उस पर आपको 0 ही मिलेगा, इसका अपोजिट मिलेगा, क्योंकि दोनों आउटपुट एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होते हैं। तो वैसे अगर देखा जाए तो डी फ्लिप फ्लॉप में इसमें लॉजिक भी आपका नहीं लग रहा है, ये किसी भी फ्लिप फ्लॉप की बात करें तो यही आने वाला है आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसी सिग्नल में रूप गुणांक। देखिए रूप गुणांक यानी कि फॉर्म फैक्टर। तो फॉर्म फैक्टर होता है फ्रेंड RMS अपॉन एवरेज वैल्यू। ये फार्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिए। कभी कभी फुल वेव के लिए फॉर्म फैक्टर पूछ लिया जाता है, फुल वेव साइन वेव के लिए पूछ लिया जाता है। तो फ्रेंड ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, RMS टू एवरेज। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
निम्नलिखित में से कौन सा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण दोनों दिशाओं में डीसी करंट ले जा सकता है? दोनों दिशाओं में, तो दोनों दिशाओं में मतलब वाई डायरेक्शनल कौन सा डिवाइस है? तो फ्रेंड हम आपको बताना चाहेंगे एससीआर जो है आपका, एससीआर जो है इस तरह का कंडक्शन करता है। तो एससीआर जो है आपका सिर्फ फॉरवर्ड वाइस में ही करंट फ्लो होता है। जीटीओ जो है उसमें भी फॉरवर्ड वाइस में ही करंट फ्लो होती है। डायोड जो है, डायोड में भी फॉरवर्ड वाइस में करंट फ्लो होती है। मॉसफेट जो है वो आपका दोनों डायरेक्शन में करंट फ्लो करा सकता है। तो मॉसफेट सही आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंगल फेज फुल ब्रिज वोल्टेज सोर्स डीसी टू एसी कन्वर्टर में कितने स्विच का प्रयोग होता है? तो अगर फ्रेंड आपका सिंगल फेज फुल ब्रिज है, आपका सिंगल फेज फुल ब्रिज, तो 4 डायोड का यूज होता है। अगर आपको सर्किट नहीं पता तो हम आपको सर्किट बना के बता देते हैं। इस तरह से इसमें 4 डायोड यूज होते हैं। ब्रिज रेक्टिफायर जो होता है वही डीसी टू यानी कि वोल्टेज सोर्स एसी टू डीसी कन्वर्टर होता है। तो मोस्ट जो आपके कन्वर्टर हैं उसमें ब्रिज वाले में ही 4 आपके यूज होते हैं, 4 डायोड यूज होते हैं। ब्रिज का आप कोई भी ले लीजिए उसमें 4 यूज होते हैं। अगर हम 3 फेज की बात करते हैं तब उसमें ज़्यादा यूज हो सकते हैं, लेकिन सिंगल फेज में आप ब्रिज में 4 ही यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो सत्य फ्रेंड इसमें यह है कि जो आईजीबीटी होता है, आईजीबीटी यानी कि इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर, तो आईजीबीटी जो होता है उसमें मॉसफेट की भी प्रॉपर्टी पाई जाती है और बीजेटी की भी प्रॉपर्टी पाई जाती है। तो आईजीबीटी में दोनों की प्रॉपर्टी पाई जाती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है ये किस टाइप का सोर्स है? तो फ्रेंड हम आपको बताना चाहेंगे, सबसे पहले तो आपको पहचानना है ये सोर्स क्या है। कंट्रोल हम बाद में निकालेंगे। सबसे पहले देखिए करंट का साइन है, तो ये है आपका करंट सोर्स, तो ये वोल्टेज सोर्स वाला ऑप्शन क्रॉस हो गया, वोल्टेज सोर्स वाला ऑप्शन क्रॉस हो गया। करंट सोर्स यहाँ दिया हुआ है, करंट सोर्स यहाँ दिया हुआ है। तो जहाँ भी आपको इस टाइप का सिंबल मिले ये होता है आपका करंट सोर्स, और जहाँ आपको प्लस माइनस मिले तो ये होता है आपका वोल्टेज सोर्स। ठीक है फ्रेंड, तो ये तो हो गया करंट सोर्स। अब कंट्रोल क्या है? देखिए कंट्रोल किससे हो रहा है? ये करंट से। तो करंट कंट्रोल करंट सोर्स। अगर यहाँ पे के वी एक्स लिखा होता तो ये वोल्टेज कंट्रोल होता, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है आई एक्स, तो करंट कंट्रोल करंट सोर्स सही आंसर है। तो फ्रेंड आई होप आपको ये पहचाना आ गया होगा कि करंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स कैसे पहचानना है। सबसे पहले आप सोर्स पहचानिए, ये है आपका करंट सोर्स और ये है आपका वोल्टेज सोर्स। अगर यहाँ पे लिखा हुआ के आई तो ये करंट कंट्रोल करंट सोर्स है। अगर यहाँ पे लिखा हुआ है के, अगर यहाँ पे लिखा हुआ है के और वी, तो ये आपका देखिए सोर्स करंट है लेकिन वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स, क्योंकि इसकी वैल्यू वोल्टेज से कंट्रोल हो रही है। तो आप 4 टाइप के ही सोर्स होते हैं। चलिए फ्रेंड वो भी हम आपको बता देते हैं। तो फ्रेंड 4 टाइप के सोर्स होते हैं। चलिए एक एक करके हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम सिंबल इसका बनाएं तो ये हो गया आपका करंट सोर्स, और यहाँ पे अगर हम लिख लें के इंटू वी तो ये हो गया, बताते हैं फ्रेंड, ये भी करंट सोर्स। यहाँ पे अगर हम के इंटू वी लिखें और यहाँ पे लिखें के इंटू आई, तो फ्रेंड यहाँ पे हम लिखते हैं के इंटू आई। तो ये जो पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा, 4 ये हमने सिंबल बना लिए। तो सबसे पहले हम पहले को पहचानते हैं। देखिए ये है आपका करंट सोर्स, लेकिन वैल्यू हो रही है आपकी वोल्टेज से कंट्रोल, तो वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स। दूसरा वाला है आपका करंट सोर्स लेकिन वैल्यू कंट्रोल हो रही है आई से, तो करंट कंट्रोल करंट सोर्स। तीसरा वाला आपका वोल्टेज सोर्स है और वैल्यू कंट्रोल हो रही है वोल्टेज से, तो वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। चौथा जो है आपका है वोल्टेज सोर्स लेकिन वैल्यू कंट्रोल हो रही है करंट से, तो ये हो गया आपका करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। तो ये 4 टाइप के आपके डिपेंडेंट सोर्स होते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, इन ए बीजेटी द पैरामीटर बीटा गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन। तो बीजेटी में जो बीटा होता है फ्रेंड आपका करंट गेन। करंट गेन जो होता है आपका कॉमन एमीटर में करंट गेन होता है बीटा। तो बीटा अगर देखिए कॉमन एमीटर में होता है, देखिए सी कॉमन एमीटर। तो अगर हम इसका सिंबल बनाएंगे या हम ट्रांजिस्टर का सर्किट अगर हम बनाएं तो देखिए फ्रेंड ये जो है एमीटर आपका हो गया कॉमन, तो कलेक्टर और ये बेस करंट।
तो देखिए हमेशा देखिए गेन जो होता है आउट मतलब बीटा, कॉमन एमीटर में गेन को हम कहते हैं बीटा। तो गेन जो होता है हमेशा आउटपुट अपॉन इनपुट होता है। तो आउटपुट करंट कौन सी आएगी इसमें, क्योंकि एमीटर तो कॉमन है हमारा, देखिए ये आई है, ये तो कॉमन है, तो आउटपुट होगा आपका IC और इनपुट होगा आपका IB। तो रिलेशनशिप दिखाएगा बेस और कलेक्टर करंट में। इसी तरह अगर हम बात करें फ्रेंड, कॉमन बेस में जो आपका गेन होता है उसको बोला जाता है अल्फ़ा, और कॉमन कलेक्टर में जो गेन होता है उसको बोला जाता है गामा। तो यहाँ पे बात हो रही है कॉमन एमीटर की। तो कॉमन एमीटर में जो गेन होता है वो होता है बीटा, तो और एमीटर को कॉमन रखा जाता है। तो आउटपुट अपॉन इनपुट, तो आउटपुट यानी कलेक्टर करंट, इनपुट यानी कि बेस करंट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड आपका पावर मॉसफेट। मॉसफेट को किस प्रकार पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो मॉसफेट जो होता है आपका वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होता है, वोल्टेज कंट्रोल्ड डिवाइस होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इज वैलिड फॉर। तो जो सुपरपोजिशन की थ्योरम होती है वो हमेशा लीनियर सर्किट में वैलिड होती है, लीनियर सर्किट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इन ए पावर इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट 2 डायोड आर कनेक्टेड इन सीरीज़। तो पावर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में अगर 2 डायोड सीरीज़ में जोड़े जा रहे हैं तो वो अपनी रिवर्स ब्लॉकिंग कैपेसिटी जो होती है उसको बढ़ाने के लिए वो जोड़े जा रहे हैं। तो रिवर्स ब्लॉकिंग कैपेसिटी क्या होती है फ्रेंड, जब डायोड रिवर्स वाइस में होता है तो डिप्लीशन रीजन का निर्माण होता है, तो यह होती है रिवर्स वोल्टेज। तो इसको ही बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, 2 डायोड सीरीज़ में जोड़ देते हैं जिससे कि नेगेटिव वोल्टेज ज़्यादा से ज़्यादा सहन कर सके। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 फेज ब्रिज रेक्टिफायर में कितने डायोड का उपयोग होता है। तो देखिए 3 फेज ब्रिज रेक्टिफायर है यानी कि 3 आपके फेज हैं R, Y, B। तो ये 3 तो आपके फेज हो गए। तो मिनिमम जो है आपके देखिए फुल वेव आपका ब्रिज रेक्टिफायर है, तो मिनिमम एक फेज में आपके 2 तो आपके यूज होंगे ही होंगे। तो 4 आपका हो नहीं सकता, 2 आपका हो नहीं सकता, 3 हो नहीं सकता, तो मिनिमम आपके एक फेज में 2 तो यूज होंगे, तो 6 आपके यूज होते हैं। तो सही आंसर है 6। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए फ्री व्हीलिंग डायोड इज यूज्ड इन। फ्री व्हीलिंग डायोड जो होता है फ्रेंड नॉर्मल डायोड ही होता है, बस इसको हम क्या करते हैं लोड के अक्रॉस, जैसे ये आपका लोड लगा हुआ है, मान लीजिए लोड अगर इंडक्टिव है तो उसके अक्रॉस हम पैरेलल में इसको जोड़ देते हैं, पैरेलल में हम जोड़ देते हैं ताकि अगर इंडक्टिव है तो देखिए इंडक्टिव जो होता है वो आपका एनर्जी स्टोर होगा, इंडक्टिव एलिमेंट जो होगा आपका एनर्जी स्टोर करेगा। एनर्जी स्टोर करेगा तो मान लीजिए पॉजिटिव में आपने ये एनर्जी इसने स्टोर की, तो निगेटिव में ये क्या करेगा एनर्जी रिलीज करेगा, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये माइनस। तो एनर्जी रिलीज के लिए एक पाथ बना रहे तो उसके लिए हम लोड के अक्रॉस हमेशा फ्री व्हीलिंग डायोड का यूज़ करते हैं। तो फ्री व्हीलिंग डायोड का यूज वहीं होता है जहाँ पे एनर्जी स्टोर एलिमेंट यूज होते हैं। तो इंडक्टेंस स्विचिंग सर्किट में जनरली हम फ्री व्हीलिंग डायोड का यूज करते हैं। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डार्लिंगटन एम्पलीफायर में प्रयुक्त ट्रांजिस्टर की संख्या कितनी होती है। तो डार्लिंगटन में आपके 2 ट्रांजिस्टर की यूज होता है। तो इसका जो यूज होता है डार्लिंगटन एम्पलीफायर का वो आपका होता है हाई गेन के लिए। जब आपको गेन की ज़्यादा आवश्यकता होती है तब 2 ट्रांजिस्टर यानी कि 2 ट्रांजिस्टर का यूज करके हम डार्लिंगटन पेयर हम बनाते हैं। उसको हम बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एक के एमीटर को दूसरे के बेस से जोड़ देते हैं, दोनों के कलेक्टर आपस में जोड़ देते हैं। तो इस तरह का कॉम्बिनेशन कुछ हम बनाते हैं जिससे हमारा जो गेन है, देखिए अभी हमने लास्ट में क्वेश्चन अटेंड किया था, गेन क्या होता है वीटा। तो वीटा जो है आपके दोनों ट्रांजिस्टर के मल्टीप्लाई के बराबर हो जाता है, तो गेन बहुत अधिक मिलता है। उसके लिए हम डार्लिंगटन एम्पलीफायर यूज़ करते हैं। तो 2 ट्रांजिस्टर की आवश्यकता होती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नीचे दी गई आकृति में दिखाए गए परिपथ द्वारा अवशोषित यानी कि एब्जॉर्ब एनर्जी आपको निकालनी है। तो एब्जॉर्ब एनर्जी आपको निकालनी है तो सबसे पहले फ्रेंड हम देखेंगे एब्जॉर्बिंग एलिमेंट वो होते हैं जिसमें करंट माइनस से एंटर होती है और माफ़ कीजिए प्लस से एंटर होती है और माइनस से एग्जिट करती है। तो अगर किसी एलिमेंट में करंट प्लस से एंटर हो रही है और माइनस से एग्जिट हो रही है तो वो एब्जॉर्बिंग एलिमेंट होंगे। तो जो आपकी पावर आएगी वो हमेशा प्लस में ही आएगी क्योंकि आपको एब्जॉर्बिंग पावर निकालनी है। तो अगर हम देखिए ये जो सर्किट इसमें प्लस से करंट एंटर हो रही है और माइनस से एग्जिट हो रही है, तो जो पावर आएगी P इक्वल टू आएगा 3 × 2 हम कर देंगे। 2 पावर क्या होता है फ्रेंड वोल्टेज इंटू करंट, तो 3 × 2 तो यानी कि 6 वाट आपका पावर आ गया। अब प्लस माइनस साइन कैसे डिसाइड होगा
क्योंकि ये एब्जॉर्बिंग एलिमेंट है। एब्जॉर्बिंग कैसे? क्योंकि करंट प्लस से आ रही है माइनस से जा रही है, तो इसमें जो एब्जॉर्बिंग पावर होगी वो तो आपकी प्लस में होगी, तो एब्जॉर्बिंग पावर तो प्लस में होगी। अगर हम बात करें डिलीवरिंग पावर की, तो क्योंकि ये एब्जॉर्बिंग एलिमेंट है तो डिलीवरिंग पावर जो होगी वो हमेशा माइनस में होगी, 6 वाट। तो क्योंकि इसमें एब्जॉर्बिंग पूछा गया तो प्लस का 6 वाट सही आंसर है। तो फ्रेंड ये थे हमारे TG2 UPRVNL के इलेक्ट्रीशियन क्वेश्चन पेपर के, जो कि 14 जुलाई 2021 में मॉर्निंग शिफ्ट में कंडक्ट हुआ था। उसके इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चन, काफ़ी स्टूडेंट की रिक्वेस्ट आई थी कि एक वीडियो आप इलेक्ट्रॉनिक्स क्वेश्चन पे बना दीजिए जो इलेक्ट्रिकल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये वीडियो इलेक्ट्रीशियन के लिए था जिसमें हमने डिस्कस किए इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चन। तो फ्रेंड आने वाली वीडियो में हम इलेक्ट्रॉनिक्स के भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और इलेक्ट्रीशियन का कंप्लीट पेपर भी डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आप हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो का लिंक और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फ्रेंड इसी तरह के वीडियो हम लाते रहेंगे और भी इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चन जो कि इलेक्ट्रीशियन के लिए इंपॉर्टेंट हैं, इलेक्ट्रिकल के लिए इंपॉर्टेंट हैं, और पूरे कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन भी हम लाते रहेंगे। तो फ्रेंड बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।